तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम नए चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग। बराबर में रोड है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रोपोर्शनल रीजनिंग, अब इसमें रीजनिंग क्यों बोला है पता नहीं, लेकिन यह है रेशो और प्रोपोर्शन। इसमें केवल रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में बताया गया है, रीजनिंग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें प्रोपोर्शनल रीजनिंग बोला है तो हम इसे प्रोपोर्शनल रीजनिंग ही कहेंगे। और इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में रेशो। रेशो है क्या? हमने फ्रैक्शन पढ़ा है। फ्रैक्शन पढ़ा है हमने। ऊपर हमारे पास में क्या होता था? न्यूमरेटर, और नीचे क्या आता था? डिनोमिनेटर। ऊपर क्या होता था? न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता था? डिनोमिनेटर होता था। लेकिन जो रेशो होता है वो दूसरे नंबर से लिखा है, इसे दूसरे तरीके से लिखा जाता है रेशो को। तो जो ऊपर वाला ना या पहले वाला जो नंबर होता है वो तो इसमें जो पहले वाली जो राशि होगी, ऊपर वाली जो राशि होगी रेशो में, या पहले रेशो को हम दूसरे तरीके से भी लिख लेते हैं हमें से। जैसे कि रेशो है हमारे पास में एंटीसीडेंट यानी ए रेशो कॉन्सिक्वेंट। इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो ये है एक, और इस तरीके से लिख सकते हैं रेशो को। तीन रूपों में हम रेशो को लिख सकते हैं। एंटीसीडेंट हो गया और कॉन्सिक्वेंट हो गया। ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमें एक तरीके से, जैसे हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख रहे थे, तो जो पहले वाला नंबर है उसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान सकते हैं। यानी कि तीनों में से किसी भी रूप को अगर हम देखें तो मेन रूप हमारे लिए यही रहना है। जो हमारा मेन रूप है वो यही रहना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करने हैं इसमें से। तो हम रेशो पर बात कर रहे थे। तो रेशो में इन चीजों को, इन दोनों को हम कहेंगे टर्म। क्या कहेंगे? टर्म। यहां पर हमने रेशो लिख दिया, और टर्म 1 और रेशो टर्म 2, यानी ये टर्म 1 हो गया और ये टर्म 2 हो गया। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। टर्म 1 होगा उसे हम बता ही चुके हैं। तो न्यूमरेटर मान लीजिए। फ्रैक्शन के, अगर आप फ्रैक्शन को माइंड में रख करके कर रहे हैं तो समझ लीजिए न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। टर्म 1 न्यूमरेटर है, टर्म 2 हमारे लिए डिनोमिनेटर है। और यदि हम रेशो का लिए कर रहे हैं तो एंटीसीडेंट जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है हमारे पास में? एंटीसीडेंट है, और जो दूसरा हमारे पास में कंसिक्वेंट है। तो इस तरीके से हमें करना है, तो प्रयास करेंगे यही। तो हमने रेशो में सीखा था। हम सबसे पहले एक रेशो ले लेते हैं 60:40। तो अभी हमने बताया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम किसमें ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 60/40। तो ये तो यही हो गया हमारा। अब इसे क्या काम करते हैं? इसे नॉर्मल यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं। ये होगा 6/4 हो गया, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितने से, यहाँ पर कितना हो गया? 3/2। तो जो हमारी रेशियो बनी, क्या बनी हमारे पास में? सिंपलेस्ट रेशियो जो बनी हमारे पास में रेशियो 2। जैसे कि हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलते थे, वैसे ही
बिल्कुल इसे ही किया है हमने। तो सिंपल फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन के बारे में तो आपको अच्छे से मालूम ही है, आप उसे अच्छे से कर ही सकते हैं। तो ये है हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म या इसी को हम कह सकते हैं, और इसी को कह सकते हैं हम लोएस्ट फॉर्म, या फॉर्म की जगह हम टर्म भी शब्द यूज कर लेते हैं। इसी के साथ में क्या है हमारे पास में एक और यूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसके बाद में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ये ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, अपने यानी इसी फॉर्म में वो रहता है। इसलिए या तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो सेम हमारे पास में सेम रेशो निकल आएगी, जैसे सेम फ्रैक्शन निकालते थे वैसे ही सेम रेशो निकल आएगी इसमें मल्टीप्लाई करके। अगर ये बड़ा नंबर है हमारे पास में, जैसे ये बड़ा नंबर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हाँ एक तो हमारे पास में ये रेशो आई, ठीक है। दूसरी रेशो हमारे पास में क्या है, 6 और 4, ये वाली, यानी 6:4 आई, ठीक है। ये पहली रेशो आई, ये दूसरी रेशो आई और ये तीसरी आई। तीसरी रेशो स्टैंडर्ड फॉर्म है। बाकी ये दोनों जो हैं, बाकी जो ये दोनों रेशो हैं वो क्या है, इसकी सेम रेशो है, सेम रेशो, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, डिवाइड करके बना सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई करके भी इसे बना सकते हैं, यानी सेम रेशो लिखने के लिए आ सकता है आपके लिए। अभी हम किस पे बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे रेशो पर। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे तो वो किस तरीके से करा जाएगा। तो अब हम असली चीज पर आ जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे हैं किस पर, तो जब हम रेशो वाले सवालों को करेंगे या बनाएंगे तो सबसे पहले जो रूल हमारा काम करेगा वो रूल काम करेगा, क्या है हमारा रूल, कि रेशो कैन बी सेम यूनिट, ठीक है, सेम यूनिट होनी चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है हमारा, कि जो रेशो होनी चाहिए वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। और दूसरा क्या हमारे पास में, फर्स्ट टू फर्स्ट और सेकंड टू सेकंड, यानी कि फर्स्ट टू फर्स्ट। जब हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड। अब कैसे फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड कैसे, वो अभी बताते हैं हम आपको। अब हमने एक काम किया यहाँ पर, राहुल हैज 32 बॉल्स। उसके पास में रेड है हमारे पास 12, ब्लू 10। कितनी बॉल है, 32 बॉल हैं। रेड कितनी है, 12 है। ब्लू कितनी है, 10 है। तो रिमेन कितनी है, बाकी बची हुई कितनी रहेगी, कितनी, 22। तो हम इसे 32 में से 22 घटाएंगे तो ये भी हमारे पास में 10 बची। ये क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब इसमें रेशो किस तरीके से पूछा जाता है, रेशो पूछा जाता है रेड बॉल टू ब्लू बॉल, रेड बॉल टू ब्लू बॉल। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास में, 12, और ब्लू कितनी है, 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, यही लिखेंगे इसके आगे, रेड, पहले रेड यानी फर्स्ट टू फर्स्ट, ठीक है। रेड के लिए रेड लिखेंगे, रेड है हमारे पास में, यानी कि आर रेशो ब्लू, हमें आर रेशो ब्लू लेना है हमारे पास में। तो रेड कितनी है हमारे पास में, 12, और ब्लू कितनी है हमारे पास में, 10। इस तरीके से लिखेंगे हम। ये समझ लीजिए कि इसके लिए लिखा है, रेड और ब्लू के लिए हमने आर और बी लिखा है समझाने के लिए। आपको यही लिखना है इसी के सामने। दूसरा आएगा ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। ब्लू कितनी है हमारे पास में, ब्लू है 10, और रेड कितनी है हमारे पास में, 12, ठीक है। फर्स्ट रेशो तो हमारी ऐसे बन गई, सेकंड ऐसे बन गई, कुछ भी, यानी कि कुछ भी बनाया जा सकता है इससे। अब क्या है, टोटल
टू रेड, तो टोटल कितनी है 32 और रेड कितनी हमारे पास में 12। अब ब्लू टू टोटल बॉल्स, ब्लू कितनी हमारे पास में 10 और टोटल कितनी हमारे पास में 32। यानी कि हमें ये देखना है जो फर्स्ट है वो फर्स्ट बनाएंगे, जो सेकंड है तो सेकंड बनाएंगे। तो ये जो हमारा रूल है फर्स्ट टू फर्स्ट, और यानी कि जो ये रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और यहाँ पर फर्स्ट रूल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम यूनिट कह रहा है, यूनिट हमारी बॉल्स है इसमें सेम है। तो इस तरीके से हमारा जो भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, बहुत सारी इसमें रेशोज बन जाती हैं, अलग अलग तरीके से रेशो बन जाएंगी। तो उसको दिमाग में रख करके इन दोनों रूल्स को फॉलो करके हम आगे करेंगे। तो अभी तक हमने जो सीखा वो था रेशो, इसी में आगे चलते हैं तो प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल में क्या होता है, दो रेशो को कंपेयर करते हैं, रेशो 1 और रेशो 2। यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, रेशो 1 हो गया हमारे पास में, इसे कंपेयर कर रहे हैं ये दो साइन ऐसे करके पॉइंट लगा करके रेशो 2 से। यानी कि A रेशो B है और यहाँ पर C रेशो D है हमारे पास में, ये है। तो ये रूल हमारा काम करता है और ये वास्तव में हम अगर हम देखें तो फ्रैक्शन में भी हमने इसे पढ़ा है। क्या है हमारे पास में, ये है A/B और C/D। क्या करते हैं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू D और क्या आता है B इंटू C आता है। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन एक आर्यभट्टू है हमारे यहाँ, प्राचीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रूल दिया है। उन्होंने नाम तो संस्कृत में लिखा हुआ लेकिन हम इंग्लिश में सीधा सा नाम बता देते हैं, आपको नंबर बता देते हैं। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 यानी कि अगर हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, किस किस को, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल करके आता है, हमारे पास में निकल के आता है A और D। यानी कि हमारे पास में लिखा है A रेशो B और C रेशो D। हमने कंपेयर किया A और D, समझ में आया। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरी तरफ आ रहा है B और C। अब जो हमारे पास में जो 3 वाला रूल है, रूल ऑफ 3 है, इस ये कहता है कि हमें 4 रेशो दी हुई हैं प्रोपोर्शन के लिए। बहुत बढ़िया रूल है ये हमारा, बहुत अच्छा। हम ऑरल निकाल सकते हैं इसमें से, ऑरल करने के लिए। नहीं तो हमारे पास में ये जंपिंग रूल है ही, इस जंपिंग रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। जंपिंग रूल से अब कैसे करेंगे, यहाँ पर A लिखा तो ये कितना होगा B इंटू C अपॉन D, और अगर हम D की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा B इंटू C अपॉन A। और जब BC है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, B इंटू C इक्वल टू A इंटू D। यानी कि B की वैल्यू निकालेंगे तो A इंटू D अपॉन C और C की वैल्यू निकालेंगे तो A इंटू D अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में B। तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारा रूल कहता है, रूल ऑफ 3 कहता है A की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी निकालनी है, A की निकालनी है। तो ये जो दो बच्चे बाकी के उन्हें ऊपर लिख लो, B इंटू C अपॉन D। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, D की वैल्यू निकालनी है, तो B इंटू C ऊपर लिख लो, और जो नीचे कितना है हमारे पास में O यानी A। यदि हमें इसमें से B की वैल्यू निकालनी है तो A और D को ऊपर लिख लो और C से डिवाइड। यदि हमें C की वैल्यू निकालनी है तो A और D को ऊपर लिख लो और B से डिवाइड। ये है हमारा कौन सा, रूल ऑफ 3। हमारा इस तरीके से रूल ऑफ 3 काम करता है। तो प्रोपोर्शनल फाइंड करने में या कोई वैल्यू हमारे पास में गायब की हुई है उसे सॉल्व करने के लिए हमें ये सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने पहले सीखा रेशो, अब सीख लिया हमने प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब रेशो के बाद में हम प्रोपोर्शनल पर आ रहे हैं। अब आते हैं हम इनके क्वेश्चंस पर कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये रेशो हमारे पास में काम करनी चाहिए। दोनों रेशो की जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई
या डिवाइड। या तो ये वाली मल्टीप्लाई जो हमने की है या फिर ये डिवीजन हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों साइड का। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं।